गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे हैं सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चन और आज हम लोग देखेंगे हिंदी का क्वेश्चन। ये हिंदी का क्वेश्चन है। ये है 1/1/2022 का क्वेश्चन है, यानी इसी साल के जनवरी महीने का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये गद्यांश से है। आपको बता दें कि हिंदी में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, जिसमें से आपको 2 गद्यांश, एक गद्यांश और एक पद्यांश देखने को मिलेगा। एक देखिए यहाँ पे ये गद्यांश है, दूसरा ये इधर पद्यांश है। तो ये दोनों मिलाकर 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं और बाद बाकी जो 15 क्वेश्चन होता है वो पेडागोजी होता है। तो आइए हम लोग गद्यांश देखते हैं। आपको बता दें कि गद्यांश को हल करने का अच्छा तरीका है कि पहले जो गद्यांश पढ़ने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को देख लें। एक नज़र आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। आइए देख लेते हैं शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझनी सबसे कठिन है, विश्व में किसने सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी, शून्य एक ही समय में अमूर्त विचार और एक वास्तविक का आशय क्या है, ये सब क्वेश्चन है। आइए, कह रहा है मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ गई तब भी काफ़ी समय तक मानव में इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय है कि शून्य प्राकृतिक प्रदत्त नहीं है। हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। ये प्राकृतिक प्रदत्त नहीं है, हमने आविष्कार किया है। मनुष्यों ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। ये सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को 1, 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता। ये आपका गद्यांश था। इसके पढ़ने के बाद आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है। तो आपने अभी गद्यांश में पढ़ा है कि शून्य जो है वो मानव जाति ने आविष्कार किया है। आप तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 92 नंबर। कह रहा है कि संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझनी सबसे कठिन है। तो आप गद्यांश में देखे होंगे यहाँ पे कि कह रहा था कि यह सीखना सबसे मुश्किल है। ये कहाँ से आ गया। ये सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। और देखिए आपके ऑप्शन में भी हूबहू है कि शून्य एक से छोटा है। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ये 92 का सी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर कह रहा है कि विश्व में किसने पहले शून्य की संख्या के रूप में मान्यता दी। तो सबसे पहले भारत ने मान्यता दी, भारत ने खोज किया। 94 नंबर है शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविक का आशय क्या है।
तो मूर्त चीज़ों से शून्य, यहाँ 94 नंबर क्वेश्चन है। 1 मिनट, क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन रहा आपका। क्वेश्चन है ये शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविक है का आशय क्या है। तो जो शून्य है ये आपको दिखाई नहीं देता है परंतु इसका अस्तित्व है, इसीलिए तो ये हो जाएगा। उसके बाद है 95 नंबर, शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा। तो आप अच्छे से गद्यांश पढ़िएगा, ये भी उसमें आपको मिल जाएगा कि मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता ना होना। मूर्त चीज़ें जो आपको दिखाई देता है उससे उसका संबंध नहीं था, इसीलिए बहुत समय तक लोग नहीं समझ पाए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अवधारणा में अब है, अवनति में अब है, अवकाश में अब है, लेकिन अवधि में नहीं है। उपसर्ग उसको कहते हैं जो शब्द के पहले आता है और प्रत्यय जो बाद में आता है। तो अगला क्वेश्चन है, इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो इतिहास में प्रत्यय का मतलब होता है बाद में, तो इक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, बी नंबर ऑप्शन। फिर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है। तो वैज्ञानिक में मूल शब्द ज्ञान है, ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 99 नंबर, स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वतंत्र का संधि विच्छेद सुजोड़ तंत्र होगा। स्वजोड़ तंत्र, ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद पद्यांश आपको दिया है, ये पद्यांश है। पद्यांश को आपको पढ़ना है और उसके बाद उत्तर देना है। तो पद्यांश में आप देख रहे हैं कि आपको हमने बताया कि गद्य हो या पद हो, उसको हल करने से पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेना चाहिए। तो आप लोग एग्ज़ाम हॉल में एक बार पहले क्वेश्चन को एक नज़र देख लीजिएगा, उसके बाद आप गद्य या पद को पढ़ना शुरू कीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पद दिया गया है, आइए इसको पढ़ते हैं। सूर्योदय सूर्य अस्त असंख्यो, सोना ही सोना बरसा कर, मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल। आसमान में गरज गरज कर, धरती को न कभी हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर, उभर उभर कर आई है ऊपर, भूचालों भूकंपों से यह मिट न सकी है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है कि इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात कही गई है। तो ये जो बात कही गई है ये धरती के लिए कही गई है कि भूचालों भूकंपों से न मिट सकी, आसमान में गरज गरज कर धरती को कभी ना हरा पाए। मतलब आसमान भी भीषण बारिश करके कभी भी धरती को नहीं डुबा सका। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 101 नंबर, धरती पर आने वाली संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। 101 नंबर क्वेश्चन है। तो धरती पे प्रलय आता है, भूचाल आता है, भूकंप आता है, सिंधु नहीं आता है। सिंधु एक नदी का नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी
अगला क्वेश्चन, धरती को कौन डुबोना चाहता है? धरती को अत्यधिक वृष्टि मतलब अत्यधिक बारिश धरती को डुबोना चाहता है। पृथ्वी 1/3 भाग जो है जल से भरा हुआ है और अधिक बारिश होगा तो आप जानते हैं कि डूबने की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए फिर अगला क्वेश्चन है 103 नंबर। धरती अनमोल है भाव पद्यांश को किस पंक्ति से अभिव्यक्त हो रहा है? तो आप गद्यांश देखिएगा तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मोल नहीं, देखिए मोल नहीं ले पाए, मोल नहीं ले पाए इसको, ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सूर्योदय सूर्यास्त असंख्य सोना ही सोना बरसाकर मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल। तो ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सिंधु का पर्यायवाची क्या होगा? सिंधु का पर्यायवाची क्या होगा? तो सिंधु का पर्यायवाची नहीं है, सिंधु का पर्यायवाची जलद नहीं है और उद्भिद सागर जलधि ये सब सिंधु का पर्यायवाची है। सिंधु को जलेश भी कहते हैं, समुद्र भी कहते हैं। 105 नंबर, निम्नलिखित में से भिन्न युग शब्द कौन है? भिन्न शब्द युग्म कौन है? तो गरज गरज, उभर उभर, डूब डूब, भूचाल भूकंप। देखिए ये अलग अलग शब्द है, भूचाल भूकंप, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यदि शिक्षक, ये 106 नंबर क्वेश्चन है, 106, ये देखिए 106 नंबर क्वेश्चन रहा आपके सामने। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सिखाने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीका होता है कहानी और चित्रों का प्रयोग करना। बच्चा को कहानी और चित्र के प्रयोग से सिखाइएगा भाषा, तो वो सीखने के बाद बहुत सारा शब्दावली याद कर लेता है जो अपने सहपाठियों के बीच में चर्चा करता है। ए नंबर ऑप्शन। 107 नंबर क्वेश्चन, बहुभाषा शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य क्या है? तो ये बहुभाषा जो शिक्षा होता है इसका उद्देश्य होता है शिक्षा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का उपयोग करना। जहाँ शिक्षण अधिगम चल रहा है वहाँ बहुभाषी कक्षा होता है तो बच्चे अधिक से अधिक सीखते हैं। ये ऑप्शन नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ये कह रहा है कि यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। बच्चा को जोर दे करके अधिक से अधिक भाषा नहीं सिखाना है। बहुभाषी शिक्षा का उद्देश्य होता है कि शिक्षण अधिगम में, पढ़ाई में शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक सीखने का मौका मिले। उसके बाद क्वेश्चन है 108 नंबर, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवलोकन कहलाता है? तो आप देख रहे हैं कि किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ
पढ़ा जा रहा है, तो ये अनुमानिक हो जाएगा। अनुमानिक मतलब खोज, जिसको अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्थानीय होगा नहीं, लेन देन होगा नहीं, वैश्विक होगा नहीं, तो ये नंबर ऑप्शन सही है। 109 नंबर, ये हुआ आपका 109 नंबर। कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत 109 नंबर कहाँ चला गया? यहाँ है 109 नंबर, ये है आपका 109 नंबर। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? बहुबुद्धि का सिद्धांत था जो हार्वर्ड गार्डन ने दिया था। उन्होंने व्यक्ति में अलग अलग तरह की बुद्धि बताई थी, जो मौखिक रूप से संप्रेषण में दिखता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भाषाई मौखिक बुद्धि। उसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? और इसका ऑप्शन ऊपर में भी है, देख लीजिए। यहाँ है सीमित रोजगार के अवसर, प्राभाषिक जागरूकता, और नीचे था समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान। तो ये रोजगार वाले छोड़ करके ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे। ये सीमित रोजगार के अवसर को छोड़ करके सब हो जाएंगे, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 111 नंबर। वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करती है, लेकिन वह भाषा दूसरे के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे? कहने का मतलब है कि कोई छोटा बच्चा है, बच्ची है, स्वयं अपने कार्य को डायरेक्शन देने के लिए अपने खुद से बात कर रही है। वो जो भाषा है वो दूसरा के लिए श्रव्य नहीं है, मतलब वो दूसरे कोई भाषा उनका सुन करके नहीं समझ सकता है। तो ये वाचन को क्या कहेंगे? तो इसको आंतरिक भाषण कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अपने गुड्डे गुड़िया से खेल रहा है, वो उससे बात कर रहा है कि हम गुड्डे गुड़िया रानी को खाना खिलाएंगे, रात में फिर सुलाएंगे। तो वो जो उसकी भाषा है वो खुद स्वयं की भाषा है, तो आंतरिक भाषा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए उसके बाद क्वेश्चन है 112 नंबर। 112 नंबर क्वेश्चन है, बहुभाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा भाषा से जुड़ी है? तो ये उपयोगिता विज्ञान हो जाएगा। 113 नंबर। एक 113 नंबर, शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कौन सा कथन आ और ब पर विचार करें? अच्छा, दो कथन दिया है और कौन सही है और कौन गलत है चुनना है। तो आपके पास कथन ए है पहला कि शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। और बी में है कक्षा 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना, दोहराना और दोहराव और बबलाना में संलग्न है।
तो ये दोनों सही है। शैशवावस्था का जो बच्चा होता है उसका जो वाक नली होता है वो विकसित नहीं होता है, तो उसका आवाज़ कुछ जानवरों की तरह निकलता है। और जब बच्चा 6 से 12 महीने का हो जाता है तो वो स्पष्ट तो कुछ नहीं बोल पाता है, लेकिन जो मम्मी पापा उससे बुलवाते हैं कि पापा बोलो, मम्मा बोलो, दादी बोलो, तो वो दोहराव करता है। तो ये दोनों सही है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन है, करा एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। बोली उसे कहते हैं जो एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये उसका चयन होता है विशेष क्षेत्र का। उसके बाद सहायताकरण। सहायताकरण का मतलब होता है कि किसी विषय या नियम के सिद्धांत को एक रूप देना, एकत्र करना, और उसके बाद है उद्देश्यों का निर्धारण। तो ये स्वीकृति जो देख रहे हैं दूसरा नंबर ऑप्शन में, फिर इसमें भी स्वीकृति है, इसमें भी स्वीकृति है, तो ये स्वीकृति वाले ऑप्शन नहीं होंगे, स्वीकृति वाले ऑप्शन नहीं होंगे। देखिए हमारे संविधान में 22 गो भाषा है, उसकी स्वीकृति मिली है जो 8वीं अनुसूची में है। और जो बोली होता है वो किसी विशेष क्षेत्र में बोला जाता है, कुछ लोगों के द्वारा बोला जाता है। जैसे अभी देख लीजिए भोजपुरी का जो हमारा एक तरह से ये बोली है था, मगही है, भोजपुरी है, ये सब बोली है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे भोजपुरी बोला जा रहा है। तो इसको कहा जा रहा है कि इसको संविधान में स्वीकृति दीजिए, संविधान में स्वीकृति दीजिए कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को जोड़ा जाए। लेकिन बोली को स्वीकृति नहीं मिलता है। जब बोली को स्वीकृति मिल जाएगा तो ये बोली नहीं रहेगा, ये भाषा बन जाएगा। तो जब ये भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाएगा तो उस समय से भोजपुरी बोली नहीं, भोजपुरी को इंडिया में भाषा का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में न जोड़वाकर तेज प्रताप यादव जी पहली अनुसूची में जोड़वाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, बोली के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। किसी देश के एक हिस्से में बोले जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। और कथन बी कह रहा है कि एक समान शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों में से सही कौन है। दोनों बोली के बारे में चर्चा है, ये भी बोली है, ये भी क्षेत्रीय बोली है। एक कह रहा है कि किसी देश या हिस्से में बोले जाने वाली विविध भाषाओं में से एक जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। इसमें कह रहा है कि एक समान शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा बोली नहीं जाती है, मजबूरी बस उपयोग किया जा रहा है। क्या कह रहा है? उपयोग किया जा रहा है। तो जिसको उपयोग किया जाता है मजबूरी बस, उसको भाषा नहीं कहते, उसको बोली नहीं कहते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, सभी का शैक्षणिक पृष्ठभूमि लगभग समान है और वहाँ विविध प्रकार के लोग रहते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, तो लोग चाइनीज भी उपयोग करते हैं, रसियन से लोग आते हैं, ब्रिटेन से लोग
आते हैं घूमने के लिए तो वहाँ भाषा उपयोग किया जाता है, तो उसको बोली नहीं कहेंगे। तो बी गलत हो जाएगा और ए सही है। चलिए, उसके बाद है 116 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपका 116 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि पत्नी जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी से बात हो रहा है तो कह रहा है जाने का समय हो गया है, हमें बैठने में देरी हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से कह रहा है महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे हैं, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए? भाषण के इस विभिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, भाषा जो है ये अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग तरह से बोला जाता है। पत्नी से बात कर रहा है तो इस तरीके से कर रहा है, सहकर्मी से कर रहा है मतलब अपने साथ काम करने वाले से कर रहा है तो इस तरह से कर रहा है। एक वरिष्ठ एक नियोक्ता है, वरिष्ठ अधिकारी है, इससे बात कर रहा है महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए? हम लोग जैसे मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से बात करते हैं तो बात करने से पहले 4 बार महोदय महोदय करना पड़ता है। तो ये एक रजिस्टर्ड है, ये आपको समाज शास्त्र में पढ़ना है कि कुछ व्यक्तियों से बात करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए स्थिति के अनुसार अपने शब्दों का चयन करना पड़ता है विभिन्न तरीके से। तो इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे 117 नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट, ये देखिए रहा 117 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है समूह वाद विवाद भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक के एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग के, मतलब छोटा बच्चा रहेगा कनिष्ठ वर्ग के, छोटा वर्ग का, और 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग के यानी ऊपर के क्लास के रहेगा, उच्च क्लास का। और जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठ की सहायता करेगा, कौन सहायता करेगा? छोटका का सहायता करेगा, बड़ का। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यह सिद्धांत वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था, ZDP का सिद्धांत दिया था, जोनल प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD का सिद्धांत दिया था। वो कहा था कि बच्चा का विकास जो होता है वो सामाजिक परिवेश में, सांस्कृतिक परिवेश में ज़्यादा होता है। तो ये छोटा छोटा 4 गो बालक है, उसको हेल्प करने के लिए एक उच्च वर्ग के छात्र को उसके साथ दे दिया जाता है। तो ये बी नंबर हो जाएगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार। आइए 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा 118 नंबर क्वेश्चन है कि समूह प्रस्तुत के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक अध्यापक के नाते क्या करना चाहिए? देखिए, कोई समूह प्रस्तुति हो रहा है, उसमें एक विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाता है, डिसिप्लिन को भंग किया जाता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? टीचर को क्या करना चाहिए? तो उससे बात करना चाहिए, बेटा क्या तुमको प्रॉब्लम है? उसको लगेगा कि गुरुजी खुदे खड़ा होकर हमसे बात कर रहे हैं,
तो वहाँ पे मामला का सॉल्यूशन हो सकता है। ये सब नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, उसको स्व अनुशासित की अपेक्षा नहीं रखेंगे, उनसे बात करेंगे। बी नंबर ऑप्शन। आइए उसके बाद है 119 नंबर। मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचना की या नियमों का समूह किस रूप में जाना जाता है। तो जो होता है भाषा, वो कह रहा है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह किस रूप में जाना जाता है, तो ये संरचनात्मक उपागम के रूप में जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में दो कथन दिया गया है, कथन 1 है और कथन 2 है। अब इन दोनों को सही और गलत बताना है। पहला कह रहा है कि शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधन या मॉनिटर की है। दूसरा कह रहा है शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। देखिए, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत ये इसलिए है कि इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षार्थियों को यानी विद्यार्थियों को सीखने के लिए व्यक्तिवादी उपागम मतलब इंडिविजुअल, मतलब किसी को विशिष्टता के आधार पर कक्षा की गतिविधि में भाग लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है, सबको समावेशी कक्षा में सबको समान मौका दिया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए सही है, बी गलत है। तो ये रहा आपका आज का सॉल्यूशन 30 क्वेश्चन हिंदी का। तो आप लोग बताइएगा 30 में 30 कितना सही हुआ, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।